अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई को भी प्रॉपरली अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो है हम अपने लेक्चर नंबर 3 में जहाँ तक आपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था उससे आगे से स्टार्ट करेंगे, आगे से कंटिन्यू करेंगे। कुछ टॉपिक्स होंगे आपके जो मैंने कंडक्ट करने हैं यहाँ पे, कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा आपको और फिर उसके बाद जब इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे ही आपके सर रिकवर हो जाते हैं, सर सरोश, वो आगे उसके बाद से कंटिन्यू कर लेंगे। सही है, ताकि आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो जाए, ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ते रहो, आप प्रॉपरली पढ़ते रहो। तो उसके लिए लेक्चर मैं यहाँ से जो लेक्चर है वो मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है बच्चों, आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। लास्ट टाइम के लेक्चर में आपने एंजाइम की डेफिनेशन को पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, एंजाइम की डेफिनेशन को पढ़ लिया, एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, एंजाइम को अच्छी देख लिया कि एंजाइम है क्या, बायो कैटलिस्ट है, किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट टाइम तक स्टडी कर ली। सही है, आज जो हमने पढ़ना है, आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी करनी है वो उससे आगे की बात। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि बहुत स्लो हम जा रहे हैं, बहुत इस तरह से जा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सको, आपके ऊपर बहुत बर्डन ना पड़ जाए कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दिया ताकि आप स्लोली ग्रेजुअली आप हैबिट डेवलप कर सको। सही है, उसके बाद जैसे जैसे हैबिचुएट हो जाओगे हम अपने लेक्चर को थोड़ा और स्पीड अप कर देंगे। सही है, ताकि और अच्छी तरह से आपको लेक्चर मिल सके और अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके और आपको ऐसा ना लगे कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। सही, इस वजह ये है ताकि आप प्रॉपरली एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को स्टार्ट कर सको, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो बच्चा होता है ना, उसने 1 साल तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी, 10 में नहीं पढ़ी, तो बहुत सी चीज़ें जहन से निकल भी जाती है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसका माइंड बनाना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि देखो बच्चों, फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी लेने का मकसद क्या है? डॉक्टर बनना है। सही है, तो डॉक्टर बनना है तो बुक में लिखी एक एक बात आपको सही तरह से समझ में आनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से बनने चाहिए। सही है बच्चों, तो बुक को पढ़ो भी, जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसको आप कॉपी भी करो, लिख कर भी रखो और लेक्चर को भी अच्छी तरह से सुनो। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स पढ़ा, एंजाइम्स में आपने पढ़ा बायो कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को, बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सही है, उनको स्पीड अप करता है, उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। एंजाइम ने क्या किया? बॉडी में होने वाले रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता कुछ यूँ है, इसके बाद कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही स्पीड बढ़ जाती है बॉडी की, अब आपने पढ़ा कि भाई एंजाइम कैसे स्पीड बढ़ाता है, तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा कि भाई एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कोई भी रिएक्शन होता है, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होती है? एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होती है एनर्जी की, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे होते हैं, जो कि बॉन्ड्स में स्टोर्ड होता है। सही है, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या करता है? कम कर देता है। कैसे कम करता है? ये पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म आपने लेक्चर नंबर 2 में सुन लिया था, पढ़ लिया था। सही है, अच्छा, फिर उसके बाद एंजाइम की थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं एंजाइम की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और कोशिश ये करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंजाइम को हम पढ़ सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या स्पेसिफिसिटी होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं एक एंजाइम के। सबसे पहली चीज़, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। ज़्यादातर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सही है, तो मोस्ट एंजाइम प्रोटीनिशियस इन नेचर, आपको पता है, आपने पढ़ा एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए। कुछ न्यूक्लिक एसिड के भी बने हुए बाद में डिस्कवर हुए थे, जिसको राइबोजाइम्स कहते थे। तो प्रोटीनिशियस होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन खुद एक पॉलीमर है और ऊपर से पॉलीमर है, तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे एंजाइम हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और हैवी एंजाइम होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास अमाइलेज है,
अमाइलेज जो एंजाइम है वो शुगर की डाइजेशन कर रहा होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम जो हमारी बॉडी में जो स्टार्च है या कोई भी सब्सटेंस आता है तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो वो कौन करता है? अमाइलेज करता है। हमारे माउथ में होता है, हमारे स्लाइवा में होता है और हमारे स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक एसिड्स में होता है, गैस्ट्रिक जूस में होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है क्या कर रहा होता है एंजाइम, गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में नहीं, हमारे स्मॉल इंटेस्टीन में होता है अमाइलेज, हमारे स्लाइवा में होता है और स्मॉल इंटेस्टीन में होता है। अच्छा, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर नंबर 12 में। पेप्सिन हमारे स्टमक में होता है, प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा होता है। सही, तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के रिएक्शन को देख रहे होते हैं, हमारी बॉडी के रिएक्शन की स्पीड को मेंटेन कर रहा था। अगर एंजाइम नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी के हमारी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है ना वो 37 डिग्री टेम्परेचर है, 37 से बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ा देंगे तो बॉडी की फिजियोलॉजी अफेक्ट कर जाएगी। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, हमें पायरेक्सिया यानी फीवर, बुखार हो जाता है, तो ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं ना जिनको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। सही है, तो अब इतना टेम्परेचर बॉडी के अंदर तो नहीं बढ़ा सकते, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, अब एक और बात, जो प्रोटीन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि पूरा प्रोटीन से बने हुए, कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा पार्ट भी अटैच होता है। तो इस तरह से दो पार्ट हो गए एंजाइम के, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हम उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही, क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी बनावटी। दे रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन सब्सटेंस, यानी एंजाइम जो होता है ना वो एसिडिक सब्सटेंस, लेकिन एक बात स्पेसिफिक इन नेचर होता है, एंजाइम एसिड और अल्कलाइन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जो एंजाइम एसिड का होता है वो एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, और जो अल्कलाइन सब्सटेंस का होता है वो अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ ही रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने अमाइलेज के बताया, अमाइलेज जो है अल्कलाइन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट। बेसिकली होता क्या है, इस बात को ज़रा समझना। एसिडिक, सबसे पहले तो समझना ये कि एसिडिक और अल्कलाइन दोनों सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, किस तरह से, आखिर वजह क्या है कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। बिकॉज प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन बना होता है किसका? अमाइनो एसिड का। देखो आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन एक पॉलीमर है, प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड का। सही है। अच्छा, अब एक बात, प्रोटीन जो है पॉलीमर है, यानी पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब है मॉलिक्यूल, और अमाइनो एसिड उसका मोनोमर है। मोनो का मतलब है वन, मर का मतलब है मॉलिक्यूल। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। अब एक और बात, अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है ना, अमाइनो एसिड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, कुछ इस तरह का होता है। जिसमें अमाइनो ग्रुप भी होते हैं जो कि एसिड और एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं। तो जिसकी वजह से, क्योंकि अमाइनो एसिड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप मौजूद हैं, यानी एसिडिक भी है और बेसिक भी है, और प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना हुआ है, जिसकी वजह, और एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम होता है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। सही। अच्छा, एक्सो एंजाइम, एंडो एंजाइम। एंजाइम बनते कहाँ? एंजाइम बनते हैं सेल के अंदर। कैसे बनते हैं? ये भी टॉपिक आपके पास है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे कि प्रोटीन कैसे बनते हैं। एंजाइम प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन बनेंगे सेल में, राइबोसोम्स बना रहे होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम जो है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्री। तो बेसिकली राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन से एंजाइम बन जाता है। सही है, तो प्रोटीन से एंजाइम बन जाता है। अच्छा, अब एक बात, अगर एक सेल है, सही, फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है जिसने एंजाइम बनाया, लेकिन वो एंजाइम उस सेल में एक्ट नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे सेल में जाके एक्ट कर रहा है, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एक्सो एंजाइम। क्या कहते हैं? एक्सो। एक्सो का मतलब है आउटसाइडर है, वो बन ही आ रहा है, एक्ट वहाँ जाके कर रहा है। अगर एक एंजाइम है जो जिस सेल में बन रहा है उसी सेल में जाके एक्ट कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं एंडो एंजाइम। सही है, यानी इनसाइडर। अच्छा, अब एक बात, द मॉलिक्यूल्स आर मच ग्रेटर इन साइज देन सबस्ट्रेट। जो एंजाइम का साइज़ होता है ना, जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होते हैं
ज़्यादा बड़े होते हैं किसके मुकाबले में, सबस्ट्रेट के मुकाबले में। सबस्ट्रेट के साइज़ से उनका साइज़ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। समझ में आ रही बात? सबस्ट्रेट के साइज़ के मुकाबले में जो एंजाइम का साइज़ होता है वो ज़्यादा लार्ज होता है। सही है, क्योंकि एंजाइम ने एक्ट करना होता है, एंजाइम ने कंबाइन करना होता है, तो इस वजह से। अच्छा, अब एक बात, स्पेसिफिक इन नेचर। हर एंजाइम अपनी नेचर का स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ एक्ट करता है। हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे की लॉक थ्योरी, जिसमें हमने देखा जिस तरह से एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, वो उस की के अलावा दूसरे किसी की से ओपन नहीं होता। इसी तरह से एंजाइम है, उसके लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, वो दूसरे के उसके अलावा किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ एक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अमाइलेज जो है, वो अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पे, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तो इस स्टार्च ही उसके साथ एक्ट करेगा, कोई दूसरा, कोई प्रोटीन, कोई लिपिड उसके साथ एक्ट नहीं करेगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है, यानी प्रोटीन की लार्ज चेन को छोटे स्मॉल चेन में ब्रेक कर देता है। तो प्रोटीन के ऊपर ही एक्ट करेगा, प्रोटीन के अलावा कभी भी किसी और जगह एक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक्टिव साइट जो एंजाइम होता ये है कि सबसे पहले सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम के साथ अटैच होता है, अटैच होने के बाद वो फिर उसके आगे फर्दर रिएक्शन कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो अटैचमेंट होती है, जिस साइट पे एंजाइम की जिस जगह पे जो सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है, वो साइट कहलाती है एक्टिव साइट। कहलाती है वो साइट कहलाएगी एक्टिव साइट। सही है? अच्छा, रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी। एंजाइम की क्वांटिटी जितना सबस्ट्रेट होता है उतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। कुछ अमाउंट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकते हैं। सही है? अच्छा, हीट पीएच सेंसिटिव, हीट और यहाँ से एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन सॉल्ट। जो एंजाइम की एक्टिविटी, अब देखो एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहा है। सही। अब एंजाइम की एक्टिविटी को भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फास्ट कर देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी की स्पीड को भी कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी की स्पीड्स को भी बढ़ा देते हैं। उनको हम कहते हैं, कुछ सॉल्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता, कोई आइंस हो सकते हैं, हम उनको कहते हैं एक्टिवेटर्स हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, सोडियम आइन है, ये सब है। क्या कर रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक आइंस हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की स्पीड को, एंजाइम खुद रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है और ये लोग क्या करते हैं, एंजाइम की स्पीड को भी बढ़ा देते हैं। ये कहलाते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर। अच्छा, लाजमी नहीं है कि सब एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दें, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर देते हैं, रिड्यूस भी कर देते हैं। अब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये कहलाता है इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल बॉडी में कोई रिएक्शन होना है, अब रिएक्शन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। अगर फॉर एग्जांपल एंजाइम है, वो रिएक्शन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, अब उसकी लिमिट हो गई, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब उस रिक्वायरमेंट के बाद उस एंजाइम को रोकना ज़रूरी है। समझ में आ रही? अगर, क्योंकि हर चीज़ का एक लेवल होता है, उस लेवल तक मेंटेन है तो ठीक है, उस लेवल से कोई भी चीज़ अप या डाउन होती है तो बॉडी में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इनहिबिटर का काम ये होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं ताकि वो हद से ज़्यादा रिएक्शन ना कर जाए। समझ में आ रही है? इसके अलावा इनहिबिटर कुछ मेडिसिन भी होते हैं जो इनहिबिशन का काम कर रहे होते हैं। कभी कभार सम टाइम बॉडी में कुछ लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी बॉडी में एक एंजाइम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, जो हमारे लंग्स में मौजूद होता है। ये क्या करता है, आसान अल्फाज के लिए ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कब? जब ब्लड प्रेशर कम होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, हाइपरटेंसिव होते हैं, यानी जिनका ब्लड प्रेशर एलिवेट ही रहता है। तो अब उन लोगों के लिए क्या करना होगा, ऐसे लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए हम उनको ऐसे मेडिसिन देते हैं जो यानी एंजाइम होते हैं ना, उसको रोकेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे। तो उसको इनहिबिट करेंगे तो वो ब्लड प्रेशर, जो नेचुरली वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा नहीं। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ऐसे लोगों का जिनका नेचुरली, जिनको डिसऑर्डर है, जिनको हाइपरटेंसिव की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करेगा, उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। सही है? तो इनहिबिटर का काम ही होता है। हीट पीएच सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव होते हैं एंजाइम, ज़्यादा हीट पे एंजाइम बर्दाश्त नहीं कर पाता, एंजाइम डिस्ट्रॉय होता है। बहुत कम टेम्परेचर होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। बहुत हाई टेम्परेचर होगा, एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम जो होता है
ख़त्म हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। दैट्स वाई वी कॉल एंजाइम एज थर्मोलिबाइल। थर्मोलिबाइल यानी हीट सेंसिटिव होता है, थर्मोलिबाइल हीट सेंसिटिव होता है। अच्छा, अब एक और बात, कभी ये किया होगा ना कि हमने कोई चीज़ मिल्क लाने के बाद उसको उबाल देते हैं, या और स्टोर भी जब करते हैं तो उसको कम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं ताकि कहीं उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उबाल दिया, बॉईल कर लिया तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म, लेकिन बाद में भी आ सकते हैं एयर के ज़रिए से, तो हम क्या करते हैं उसकी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस करते हैं। कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी फ्रूट लेकर आए या कोई भी वेजिटेबल्स लेकर आए या कोई भी गोश्त लेकर आ गया, मीट लेकर आ गया, बीफ हो, चिकन हो, मटन हो, कुछ भी, आप उसको फ्रीज़र में स्टोर करके रखते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम है ना, वो एक्टिवेट हो रहेगा, एक्टिवेशन रहेगी उस एंजाइम की, तो वो क्या करेगा, उसको डीजेनरेट करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी की एक खसूसियत ये है कि जब डेथ हो जाती है ना बॉडी की, तो क्या होता है, डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी में सर्टेन एंजाइम रिलीज़ होता है। तो जो गोश्त का टुकड़ा है ना, वो भी डेड बॉडी है, वो यानी वो भी नॉन लिविंग है, तो उसमें क्या होगा, डीजेनरेशन कंटिन्यूसली हो रही होती है। अगर हम रख के छोड़ देंगे कुछ दिन के बाद गोश्त ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम है, वो एक्टिवेट रहते हैं और उसको डीजेनरेट कर रहे होते हैं, तो उसको फ्रीज़र में रख रहे होते हैं। क्यों? ताकि एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रही बात? पीएच सेंसिटिव होता है, पीएच सेंसिटिव एक सर्टेन पीएच पे एक्ट कर रहा होता है। जैसे अमाइलेज होता है ना, वो बेसिक पीएच पे एक्ट करता है। हमारे स्लाइवा में होता है, हमारे स्लाइवा का पीएच होता है 8, वहाँ पर एक्ट करता है। हमारे इंटेस्टीन में होता है, इंटेस्टीन का पीएच होता है 8, तो वहाँ एक्ट करता है। अगर इसको एसिडिक पीएच में डाल देंगे, अमाइलेज एक्टिव नहीं होगा। इसी तरह से पेप्सिन एसिडिक पीएच में एक्ट कर रहा होता है, एसिडिक पीएच में एक्ट करता है। इसका पीएच होता है 1.2। हमारे स्टमक का जो पीएच होता है ना, वो 1.2 के करीब ही होता है, 1.2 से 2.1 के करीब होता है। तो ये पीएच होता है हमारे स्टमक का, इस पीएच के अंदर ही इसकी एक्टिविटी होती है। बेसिक पीएच में कभी भी पेप्सिन एक्ट नहीं करेगा। केमिकली अनचेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ज़रूर लेगा, लेकिन ख़ुद उसके साथ चेंज, अपने एंजाइम ख़ुद कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ख़ुद कभी भी एंजाइम में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। केमिकल में पार्ट ज़रूर लेगा, केमिकल रिएक्शन ज़रूर करवाएगा, लेकिन एंजाइम ख़ुद कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अब बच्चों एक काम ये करो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सही है, आप उसको लिख भी लो, लिख लो, लेक्चर सुनने के बाद उसको ज़रूर कॉपी कर लेना। सही है, ताकि आपको प्रॉपर्ली बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंजाइम। टाइप्स ऑफ एंजाइम के बाद हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। देखो बच्चों, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि पूरे के पूरे प्रोटीन से बने होते हैं, हम उनको कहते हैं प्रोटियो एंजाइम। ऑल टू ऑल प्रोटीन से बने, हम उनको कह रहे हैं प्रोटियो एंजाइम। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ साथ उनके साथ कोई दूसरा ग्रुप भी अटैच होता है, हम उनको कहते हैं हॉलो एंजाइम। क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं हॉलो एंजाइम। अच्छा, अब इसके बाद हॉलो एंजाइम है। अब इस हॉलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है वो कहला रहा है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कहला रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट ऑफ हॉलो एंजाइम, और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है नॉन प्रोटीन पार्ट। अभी नॉन प्रोटीन पार्ट अगर ऑर्गेनिक है तो हम इसको कहेंगे को एंजाइम। सही है, और अगर ये इनऑर्गेनिक है तो हम इसको कहेंगे को फैक्टर। सही है बच्चों? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई डू होप आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। सही है, तो इसको एक बार रिव्यू ज़रूर कर लेना, सीख ज़रूर लेना, समझ ज़रूर लेना। इससे आगे हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।